नमस्कार साथियों, और आज हम देखने वाले हैं बी फार्मा 6 सेमेस्टर के अंदर बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर, बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट। और इसके अंदर हमारा चल रहा था यूनिट सेकंड, और हमारा अगला ये टॉपिक है जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन, वैक्सीन एंड हार्मोन। ठीक है, तो हम 3 पॉइंट करेंगे, इंटरफेरॉन का प्रोडक्शन, वैक्सीन एंड हार्मोन, जिसमें हम इंसुलिन की बात करेंगे और वैक्सीन में हेपेटाइटिस की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इंटरफेरॉन की बात कर लेते हैं। तो इंटरफेरॉन है क्या? इंटरफेरॉन एक प्रकार का प्रोटीन है, एक प्रकार का प्रोटीन है जो फाइट करता है अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिसीज, जैसे कि कैंसर। इंटरफेरॉन एक प्रोटीन है जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करता है ना। वो फाइट करता है इन्फेक्शन एंड डिसीज़ को, जैसे कि कैंसर से। ठीक है, अगला पॉइंट क्या रहेगा हमारा कि इंटरफेरॉन जो है बॉडी में नेचुरली बनता है, ठीक, जैसे कि WBC और अदर सेल्स में बनता है। लेकिन इसको हम लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि लेबोरेटरी में क्यों बनाना है? क्योंकि हमको ट्रीटमेंट, बहुत सारी डिफरेंट डिसीज़ का ट्रीटमेंट करना है। ओके, तो ये 3 प्रकार का होता है। अगला पॉइंट क्या है? 3 प्रकार का होता है, अल्फ़ा, बीटा, गामा। ये अल्फ़ा और बीटा जो सीक्रेट होते हैं वायरस इन्फेक्टेड सेल से। मतलब जब वायरस हमारी एक स्वस्थ सेल को, हेल्दी सेल को इन्फेक्टेड करता है, तो उस इन्फेक्टेड सेल इस प्रकार का अल्फ़ा एंड बीटा प्रकार का इंटरफेरॉन रिलीज करती है। ओके, दूसरा क्या रहता है? गामा। गामा क्या रहता है? गामा सीक्रेट होता है बाय NK सेल, नेचुरल किलर सेल, T सेल, मैक्रोफेज। इन 3 सेलों से ये हमारा गामा इंटरफेरॉन रिलीज होता है, सीक्रेट होता है। तो 2 प्रकार के, 2 तरीके से सीक्रेट हो रहे हैं, एक तो इन्फेक्टेड सेल से और एक आपके NK सेल, T सेल और मैक्रोफेज से। अब अगला पॉइंट क्या है कि इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ सिंपल है कि वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करना है, हेपेटाइटिस B एंड C को ट्रीट करना है, दूसरा कैंसर को ट्रीट करना है। ओके, देखिए सम बेसिक पॉइंट, जैसे ये प्रोटीन है, इंटरफेरॉन प्रोटीन है, नेचुरली फॉर्म होता है बॉडी के अंदर, WBC और अदर सेल्स में बनता है, और ये लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है। ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करता है, ये कैंसर को भी ट्रीट करता है, ये इम्यूनाइजेशन को बूस्ट करता है। ये टाइप ऑफ साइटोकाइंस है, मतलब ये इट इज़ द टाइप्स ऑफ साइटोकाइंस। साइटोकाइंस का मतलब होता है, जो साइटोकाइंस मतलब ऐसे केमिकल जो सेल टू सेल कम्युनिकेट करें, सेल टू सेल कम्युनिकेट करने वाले केमिकल को साइटोकाइंस बोलते हैं। ठीक है, अब ये इनहिबिट करता है वायरल के रेप्लिकेशन को। वायरस अपना रेप्लिकेशन करता है, तो इसको इनहिबिट करने का काम करता है इंटरफेरॉन। ठीक है, तो चलिए इसका हम प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। प्रोडक्शन जो होता है वो 2 प्रकार से होता है। पहले नंबर हमने बोला कि अगर वायरस इन्फेक्शन करेगा किसी हेल्दी सेल में, तो उस हेल्दी सेल से इंटरफेरॉन प्रोड्यूस होगा। दूसरा, आरडीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से भी हम इंटरफेरॉन का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आरडीएनए टेक्नोलॉजी के हम बारे में देखते हैं। तो देखिएगा, आरडीएनए टेक्नोलॉजी का हमने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म आपको दिखाया गया है। यहाँ पर जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी है वो एक बेसिक प्रकार से वर्क करती है, जिसमें सारी स्टेप सेम होंगी। मतलब किसी के लिए भी सारी स्टेप सेम होंगी, जैसे इसके लिए भी सारी स्टेप सेम है। जैसे हमने देखा आरडीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से हमको करना है, तो सबसे पहले इंटरफेरॉन का हमको जीन निकालना है। मतलब कहीं से इंटरफेरॉन, जो इन्फेक्टेड सेल है, इन्फेक्टेड सेल के अंदर एक जीन रहेगा, जिस जीन का नाम होता है इंटरफेरॉन जीन, इंटरफेरॉन प्रोड्यूसिंग जीन। उस प्रोड्यूसिंग जीन को हम आइसोलेट कर लेंगे। उसको हम क्या करेंगे, उस जीन को हम वेक्टर से जोड़ देंगे। क्या करेंगे? उस जीन को वेक्टर से जोड़ देंगे। वेक्टर से जोड़ने के बाद उसको हम होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट कर देंगे। होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट कर देंगे। इसके बाद क्या होगा, होस्ट सेल को कल्टीवेट करेंगे। होस्ट सेल को कल्टीवेट मतलब उसको कल्चर करेंगे। कल्चर करने के बाद ये होस्ट सेल बहुत सारी हो जाएंगी, और वो एंजाइम जो जीन है, जो जीन से हमारा इंटरफेरॉन प्रोटीन बनने लगेगा। इंटरफेरॉन प्रोटीन बनने लगेगा, तो उस प्रोडक्ट को हम आइसोलेट कर लेंगे, उसको प्यूरिफाई कर लेंगे और मार्केट लेवल का इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर।
अगला पॉइंट क्या है हमारा कि हम वायरल इन्फेक्शन की मदद से इंटरफेरोन का प्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, नेचुरली प्रोसेस है ये। तो यहाँ पर क्या होता है, एक वायरस है वो अटैक कर दिया है, मतलब उसका इन्फेक्शन हो गया है। किसमें? इन्फेक्टेड सेल, मतलब हेल्दी सेल थी, इसको इन्फेक्ट कर दिया तो ये इन्फेक्टेड सेल हो गई, ठीक है। अब ये वायरस इंटर कर जाता है और अपने वायरल पार्टिकल्स को फॉर्म करता है, ठीक है, वायरल पार्टिकल्स फॉर्म करता है। अब जिससे एक्टिवेशन हो जाता है इंटरफेरोन जीन का एक्टिवेशन हो जाता है। अब क्या होगा, ये इंटरफेरोन जीन इंटरफेरोन्स का प्रोडक्शन करती है एंड उसको रिलीज़ करती है। अब ये रिलीज़ होकर इंटरफेरोन कहाँ जाते हैं, ये अटैच होते हैं अदर सेल्स के इंटरफेरोन रिसेप्टर पे। ये दूसरी सेल है, दूसरी सेल्स के ये इंटरफेरोन रिसेप्टर हैं, इनसे इंटरफेरोन यहाँ पर इन्फेक्टेड सेल से आकर बाइंड होता है और इस सेल को जगाता है। तो ये क्या करता है, फॉर्मेशन करता है एंटीवायरल प्रोटीन का। ये एंटीवायरल प्रोटीन का प्रोडक्शन करते हैं, जिससे कि वायरस क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। एंटीवायरल प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे वायरस हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है जब वो इस सेल को इन्फेक्टेड करता है, ठीक है, जैसे इसको किया था। तो यहाँ पर सिंपल तरीका समझ में आया, हमारा वायरस इन्फेक्शन के माध्यम से वायरस ने इन्फेक्टेड किया सिंपल हेल्दी सेल को। हेल्दी सेल ने इंटरफेरोन जीन ने इंटरफेरोन बनाना चालू किया, वो रिलीज़ होकर दूसरी सेल पे जाते हैं और वो बनाते हैं एंटीवायरल प्रोटीन, जो वायरल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस प्रकार से दो मेथड हो गई हमारी इंटरफेरोन का प्रोडक्शन से। अगले हम बात करते हैं हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि हेपेटाइटिस क्या होता है। हिपेट का मतलब होता है लीवर और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन या सूजन, ठीक है। तो हेपेटाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ इन द लीवर ड्यू टू द हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है। अब ये ट्रीट कैसे हो सकता है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन ले लो, ठीक है, वायरस की इस पे वैक्सीन ले लो एंड एंटीवायरल मेडिकेशन ले लो, ठीक है। दो तरीके से होता है अब ये हेपेटाइटिस जो रहता है वो एक्यूट और क्रोनिक इन्फेक्शन करता है, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, फीवर, फटीग, एब्डोमिनल पेन एंड जॉन्डिस, ठीक है। ये प्रकार के आपके इसमें सिम्टम्स आएंगे। फिर इसमें मोस्ट कॉमन डिसीज़ ये इन्फेक्टेड डिसीज़ है, तो ये कॉमनली पाई जाती है। अब हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की बात करते हैं, तो वैक्सीनेशन इज़ द बेस्ट वे टू प्रिवेंट हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, ठीक है। वैक्सीनेशन बहुत ही बेस्ट वे है, ठीक है, बहुत अच्छा तरीका है ना। और वैक्सीन इज़ द सेफ रहती है एंड इफेक्टिव रहती है। अब हेपेटाइटिस बी वैक्सीन आर प्रोड्यूस यूजिंग द RDNA टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर भी सिंपल सेम प्रोसीजर अपनाएंगे, यहाँ पे RDNA टेक्नोलॉजी की मदद से हम वैक्सीन का प्रोडक्शन करेंगे। तो चलिए प्रोसीजर में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन को प्रोड्यूस करने वाला जीन हम लेंगे, उसको हम आइसोलेट करेंगे, ठीक है। मतलब वायरस से क्या करेंगे, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन को प्रोड्यूस करने वाला जीन को हम आइसोलेट कर लेंगे। अब उस जीन आइसोलेट कर लिया, उसको हम इंसर्ट कर देंगे ईस्ट सेल के अंदर इंसर्ट कर देंगे। अब ईस्ट सेल क्या करेगी, उस जीन से प्रोटीन का प्रोडक्शन करेगी। कौन सा? हेपेटाइटिस प्रोटीन का प्रोडक्शन करेगी, ठीक है। ईस्ट सेल प्रोड्यूस करेगी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन प्रोटीन, ठीक है। एंटीजन क्या होते हैं, एक तरीके के प्रोटीन ही होते हैं, तो ये प्रोटीन का प्रोडक्शन करेगी, ठीक है। अब इसको हम हार्वेस्ट कर लेंगे और आपको आइसोलेट कर लेंगे, प्यूरिफाई कर लेंगे, और इसका इस प्रोटीन से, इस एंटीजेनिक प्रोटीन से हम इसका वैक्सीन बना लेंगे। तो ये हमारा वैक्सीन बन गया, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है आपका, इंसुलिन, ठीक है। तो इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन हम जानते हैं कि एक हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन है और कहाँ से प्रोड्यूस होता है, बीटा सेल से प्रोड्यूस होता है। किस सेल? बीटा सेल, पैनक्रियाज की बीटा सेल से प्रोड्यूस होता है। अब ये क्यों इंसुलिन क्यों ज़रूरी है, ये इंक्रीज़ करता है ग्लूकोज के इनटेक को। मतलब जो सेल रहेगी, सेल हमारी सेल के अंदर ग्लूकोज किसकी मदद से जाता है,
इंसुलिन की मदद से। इंसुलिन क्या करता है, इसकी पोर साइज परमिएबिलिटी बढ़ाता है सेल की, जिससे ग्लूकोज इंटर हो सके, ठीक है। और ग्लूकोज जब इंटर होता है तभी वो वर्क करता है, एनर्जी में बदलने का काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से है। अगला पॉइंट क्या है, ये डायबिटीज़ को ट्रीट भी करता है, मतलब जिसको डायबिटीज़ है, मतलब इसको इंसुलिन की कमी है, तो इंसुलिन अगर हम देंगे तो डायबिटीज़ की ट्रीट होगी, ठीक है। अगला क्या होता है, मेच्योर इंसुलिन कंटेनिंग द चेन ए एंड बी, है ना। मेच्योर इंसुलिन क्या होता है, कंटेन ए एंड बी एंड इट इज़ कंटेन 51 अमीनो एसिड, इट इज़ कंटेन 51 अमीनो एसिड। अब इंसुलिन भी हमारे दो तरीके से सिंथेसाइज किया जा सकता है। सबसे पहले एक पॉइंट है हमारा ह्यूमन में जो इंसुलिन सिंथेसाइज किया जाता है प्रो इंसुलिन से, मतलब प्रो इंसुलिन में 3 चेनें रहती हैं, ए बी एंड सी। तो ए के 21 अमीनो एसिड, इसमें 30 अमीनो एसिड और इसमें 33 अमीनो एसिड रहते हैं। तो ये मैच्योरेशन के समय ये सी चेन रिमूव हो जाती है और हमारी बनती है मैच्योर इंसुलिन, जिसके अंदर ए एंड बी चेन रहती है। इसके टोटल अमीनो एसिड 51 अमीनो एसिड रहते हैं, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया नेचुरल। दूसरा तरीका अपना आरडीएनए टेक्नोलॉजी का है। आरडीएनए टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, पैनक्रियाज से बीटा सेल को आइसोलेट करते हैं। पैनक्रियाज से बीटा सेल को आइसोलेट करते हैं, बीटा सेल में से जीनोम को आइसोलेट, मतलब ड्रग डीएनए को आइसोलेट करते हैं। उस डीएनए को आइसोलेट करके उसको कट करते हैं, डिज़ायर जीन को आइसोलेट कर। कहने का मतलब है इस बीटा सेल में ये डीएनए है, जीनोम मतलब डीएनए, ठीक है। अब ये डीएनए बहुत लंबा होता है, बहुत ही, इसमें बहुत सारे जीन रहते हैं। तो इसमें से एक जीन जो इंसुलिन बनाता है उसको हम कट कर लेंगे। वो कट करने के बाद हमने क्या करेंगे, ज्वाइन कराएंगे, किससे, वेक्टर से। तो वेक्टर को भी सबसे पहले कट कर लेंगे। वेक्टर को कट करने के बाद दोनों को लाइगेज एंजाइम की मदद से ज्वाइन करा देंगे। जब ये ज्वाइन हो जाएंगे तो ये दोनों ज्वाइन होने के बाद ये कहलाएगा आरडीएनए। और आरडीएनए को अब हम इंसर्ट कर देंगे होस्ट सेल के अंदर। होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट कर देंगे। तो जो होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट हुआ है उस होस्ट सेल को हम आर रिकॉम्बिनेंट सेल्स बोलेंगे। रिकॉम्बिनेंट सेल अब क्या करेगी, इस यहाँ पर ये जो हमारा आरडीएनए इंसर्ट हुआ है, अब क्या करेगी, ये जीन क्या करेगा, इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा। जब इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा तो हम इस इंसुलिन को हम आइसोलेट कर देंगे और कमर्शियली यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये तरीका हो गया हमारा आरडीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से हम इंसुलिन का प्रोडक्शन करना। तो आई होप आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लगा होगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।